मेरी ननद रोज रात को मेरे गले लगकर ही अपने कमरे में सोने जाती। जैसे ही वो गले लगकर चली जाती, तो मैं गहरी नींद में सो जाती। सुबह उठकर देखती तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे। आखिर उनके गले लगते ही मुझे क्या हो जाता था, जो मैं इस कदर गहरी नींद में चली जाती। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उसके बाद मैंने कमरे में देखा। उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी ननद तो मेरा नाम सुनैना है। मेरी शादी रोहित से 3 साल पहले हुई थी। रोहित के परिवार में उसकी छोटी बहन दिया और रोहित सिर्फ 2 ही थे, क्योंकि रोहित के माता-पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके बाद रोहित ने ही अपनी छोटी बहन दिया का पालन-पोषण किया था और उसे पढ़ाई-लिखाई करवाना शुरू किया। रोहित पढ़ाई के साथ-साथ एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करता था। जब से मैं इस घर में आई हूँ, पूरे घर की ज़िम्मेवारी मैंने अपने सर उठा ली है। अब रोहित काम में अच्छे से ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि पहले उन्हें अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन अब वह ज़िम्मेवारी मैंने अपने सर पर ले ली है, तो रोहित अच्छे से पढ़ाई के साथ-साथ काम में भी ध्यान कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। आज सुबह-सुबह ही बहुत खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि रोहित की मेहनत रंग लाई थी। रोहित एक सरकारी नौकरी पर लग चुके थे, क्योंकि मैं भी अब पूरे गर्व के साथ कह सकती थी कि मेरा पति एक सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच में ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन हमारा पति तो एक सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियाँ थीं, वो सारी की सारी घमंडी थीं। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ये ज़रूर था कि रोहित भी काश सरकारी नौकरी लग जाती तो। लेकिन रोहित ने आज वो कर दिखाया। खैर अब हमारे अच्छे दिन आ चुके थे। दिया की भी पढ़ाई-लिखाई अच्छे से हो रही थी। दिया केवल 18 साल की थी। उसने कॉलेज में प्रवेश किया था। अब दिया की पढ़ाई के साथ-साथ मेरी भी ज़िम्मेदारियों को रोहित बखूबी निभाने लगे। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जो भी चीज़ माँगती, रोहित मेरे बोलने से पहले ही वो चीज़ हाज़िर कर देते थे। इतना प्यार करने वाला और नेक दिल पति पाकर मैं फूले नहीं समा रही थी। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। शायद भगवान को भी मेरी खुशी रास नहीं आई। एक बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति रोहित का देहांत हो गया। अब तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि इतना प्यार करने वाला पति को होकर मैं बिल्कुल भी खुद को सँभाल नहीं पा रही थी। मैं तो पूरी तरह अधमरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे-तैसे मुझे दिया का भी सँभालना था, इसीलिए मैंने हिम्मत करके खुद को और दिया को सँभाला और इस दुःख की घड़ी का सामना किया। लेकिन अब बात ये आन पड़ी थी कि दिया की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, और पूरे घर की ज़िम्मेवारी भी आ गई थी। मेरे पास तो ना कोई काम था और ना ही मुझे इतना नॉलेज था कि मैं कोई काम कर सकूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी और ससुराल में आने के बाद तो रोहित ने सारी ज़िम्मेवारी ले रखी थी, तो मुझे किसी भी तरह से कोई चीज़ का पता नहीं था। लेकिन मुझे दिया को पढ़ाई भी तो करवानी थी, क्योंकि उस बेचारी के मन पर क्या बीती है, इसे मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। क्योंकि बचपन में उसने अपने माता-पिता को खो दिया और अब भाई को खो दिया। उसके ऊपर क्या बीत रही है, मैं अच्छी तरह से समझती थी, लेकिन मैं इसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। जिस तरह रोहित उसका ख़्याल रखते थे, उसी प्रकार मुझे भी उसका ख़्याल रखना था। मुझे उसको उसके माता-पिता और भाई की कमी महसूस नहीं होने देनी चाहिए थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। मुझे दिया ने कहा था कि भाभी, मुझे पढ़ाई-लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के घरों में कहाँ झाड़ू-पोछा करके 2 वक़्त की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे। बस यही बहुत है। लेकिन मैंने दिया की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसे पढ़ाई-लिखाई करवाकर एक अच्छी इंसान बनाना चाहती थी। उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसीलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। दरअसल रोहित के पास ज़्यादा धन-दौलत नहीं थी, ना ही ज़मीन जायदाद थी। पहले उसकी प्राइवेट कंपनी की नौकरी की वजह से घर चलता था और उसके बाद उसने सरकारी नौकरी कर ली, जिस वजह से हमारे अच्छे दिन थे। लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाए, क्योंकि रोहित को नौकरी लगे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसका देहांत हो गया। इसीलिए घर में जमा पूँजी भी नहीं थी,
خیر میں تو شہر میں کام کی تلاش میں نکل گئی تھی اور مجھے ایک کمپنی میں کام بھی مل گیا تھا۔ سیلری زیادہ نہیں تھی لیکن کم بھی نہیں تھی۔ میں دن رات محنت کر کے دیا کو اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں کچھ کمپنی میں کام کرنے لگ گئی۔ سویرے اٹھ کر گھر کا کام کرنے کے بعد میں کام پر نکل جاتی اور شام کو تھکی ہاری گھر آتی اور دیا کو کھانا کھلا دیتی اور خود کھانا کھا کر سو جاتی۔ خیر مجھے نیند تو نہیں آتی تھی کیونکہ روہت کی یادیں مجھے روز آتی تھیں، لیکن میرے پاس کوئی علاج بھی نہیں تھا، اسی لیے مجھے ان سب کو جھیلنا ہی تھا۔ خیر کبھی ہنسی کبھی دکھ کو جھیلتے ہوئے ایسے ہی دن نکلتے جا رہے تھے۔ میری نند کو ہمیشہ سے ہی ایک عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے ہمیشہ میرے گلے لگ کر ہی سوتی تھی۔ جب سے میری شادی اس گھر میں ہوئی تھی تب سے میری نند ہمیشہ سے ہی میرے گلے لگ کر اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ روہت اکثر اسے چڑھاتے تھے کہ میرے تو کبھی گلے لگ کر سوئی نہیں، میں کیا تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ تبھی وہ کہتی کہ بھیا آپ تو میرے بھائی نہیں بھگوان ہو، لیکن بھابھی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میری ماں بھابھی دونوں ہیں، اسی لیے مجھے ان کے گلے لگنے پر بہت سکون ملتا ہے اور اچھی نیند بھی آتی ہے، اس لیے میں بھابھی کے گلے لگتی ہوں۔ خیر اپنی نند کے گلے لگ کر میں بھی سو جاتی تھی، لیکن میں نے کچھ دنوں سے ایک چیز کو نوٹ کرنا شروع کیا تھا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے جب بھی نند میرے گلے لگ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، اس کے بعد میں اتنی گہری نیند میں چلی جاتی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب سے روہت کا دیہانت ہوا تھا اس کے بعد سے میں اتنی گہری نیند میں آج تک کبھی نہیں سوئی۔ دن بھر اتنا کام کرتی تھی پھر بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، لیکن اب مجھے پہلے 2-3 دنوں کے بیچ میں مجھے اتنی نیند آ رہی تھی، مجھے تو اس کو پیچھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کہ مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے۔ پہلے مجھے نیند کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی میری نند میرے گلے لگ کر کمرے سے باہر جاتی ہے اس کے بعد سے ہی مانو بے ہوشی کی حالت میں چلی جاتی ہوں اور بنا پانی پیے ہی سو جاتی ہوں۔ سویرے جب اٹھ کر دیکھتی ہوں تو کبھی میرے کپڑے اتھل پتھل ہوتے تھے تو کبھی میرے پورے بدن پر کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس قدر رات کو میرے کپڑے کون اتارتا ہوگا، اور گھر میں تو صرف میں اور میری نند ہی رہتے تھے اور ہمارا گھر اس قدر بنا ہوا تھا کہ اندر سے اگر دروازے کھڑکیاں بند کر لی جائیں تو ہماری پرمیشن کے بنا کوئی اندر آ بھی نہیں پائے، اور میں تو سونے سے پہلے پورے گھر کی تلاشی لے کر اور اچھے سے کمرے بند کر کر سوتی تھی۔ تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ پہلے تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی سوچنا ٹھیک نہیں لگا، مجھے لگا کہ شاید میری تھکاوٹ کے کارن ہوگا، کیونکہ دن بھر اتنا کام کرنے کے بعد میں پوری طرح تھک جاتی ہوں اور مجھے نیند آ جاتی ہے، اور نیند میں ہو سکتا ہے کہ میں خود ہی ایسی حرکت کر لیتی ہوں، کیونکہ اکثر انسان سپنوں میں جو دیکھتا ہے ویسے ویسے ہلچل کرتا رہتا ہے، شاید اسی وجہ سے میں اپنے کپڑے اتار لیتی ہوں۔ لیکن پھر مجھے لگا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں کوئی کام آج تو پہلی بار کر نہیں رہی ہوں، پچھلے کتنے مہینوں سے کام کر رہی ہوں اور تب مجھے اتنی تھکان نہیں ہوئی، تو اب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بھلا تھکان ہوتی ہے تو اس قدر اچانک میری نیند کیسے لگ جاتی ہے؟ اور وہ بھی دیا کے گلے لگنے کے بعد۔ اب تو مجھے دیا پر شک ہو رہا تھا کہیں وہ دیا تو کچھ نہیں کر رہی ہے، لیکن پھر میرے من میں خیال آیا کہ نہیں، دیا مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے اور مجھے ماں کا درجہ دیتی ہے، مجھے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن ہر سمے میرے دماغ میں یہی بات دوڑتی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ بات کس سے کہوں، کس سے شیئر کروں جو میری اس الجھن کو نکال سکے۔ اس طرح کافی دن نکل گئے لیکن یہ حرکتیں کم نہیں ہوئیں، اب تو میرے ساتھ کچھ اور زیادہ ہی ہونے لگا تھا۔ میں رات کو جس طرح سوتی اس طرح صبح بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، میرے پورے کپڑے بدن سے غائب ہوتے تھے اور میرا پورا شریر اس طرح ٹوٹتا ہوتا تھا جیسے مانو مجھے کسی نے روندا ہو۔ اب تو میرا شک چرم سیما پر پہنچ چکا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے جس سے میں بالکل انجان ہوں۔ اس طرح میرے شریر سے کپڑے غائب ہونا، اس طرح گلے لگنے کے بعد اچانک سے گہری نیند میں سو جانا اور سویرے اٹھنے کے بعد میرے پورے بدن میں درد ہونا، یہ سب کوئی وہم یا پھر تھکان نہیں تھی، اس کے پیچھے مجھے کچھ بہت بڑا کارن لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک دن دیا سے پوچھا
कि दिया मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्या तुम्हें खबर है? तभी दिया कहती है कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी घर में कौन आता है? ज़रूर आप थकान के मारे ऐसे सो जाती हो और नींद में ये सब हरकतें कर लेती होगी। और सवेरे जब आप उठती होगी तो आपके ऐसा कुछ लगने लगा जाता होगा। मुझे दिया की बातों पर ज़रा भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वह बोल रही थी उनकी आवाज़ में हलचल थी और वह नज़रों में नज़रें भी मुझसे नहीं मिला पा रही थी। मुझे पूरा शक हो गया था कि ज़रूर दिया कुछ न कुछ कर रही है, क्योंकि वह आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते समय इतनी घबराई नहीं थी, जितनी आज मेरे इस सवाल के पूछने पर घबरा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में तो कुछ और ही शक चलने लगा। मेरे मन में ये था कि दिया ज़रूर किसी लड़के के चक्कर में है और रोज़ रात को मुझे कोई नशा की वगैरह देकर किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर दिया ऐसा कुछ करती है तो मेरे शरीर के साथ ये हलचल कैसे और मेरे शरीर के कपड़े गायब कैसे हो जाते हैं। अब तो मेरे घबराहट से पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, पूरा बदन पसीने से लथपथ था, क्योंकि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरा ये माजरा क्या है और मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अब मुझे पता लगाना ही था आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि मैं अपने कमरे में कैमरे फिट करवा देती हूँ। उसके बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। यही सोचकर मैं जब काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर कैमरे ले आई। और जब दिया कॉलेज गई हुई थी तो मैंने अपने कमरे में कैमरे फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी आसानी से दिखाई ना दें, और मैंने ये बात अपनी ननद को भी बताई। ननद को भी नहीं बताई थी। फिर आज मैं निश्चित हो चुकी थी कि रात मेरे साथ क्या होता है, ये सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और कल सारी बातें मेरे सामने आ जाएगी। उसके बाद देखती हूँ कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी संतुष्टि में मैंने और दिया ने शाम को खाना खाया और हम दोनों लोग सोने की तैयारी करने लगे। तभी दिया मेरे कमरे में आई, बोली तो भाभी जी आज गले नहीं लगा। लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था उससे बिल्कुल भी गले लगने को। लेकिन मैं दिया का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। रोहित की बहन से मैं रोहित के जितना ही प्यार करना चाहती थी, कभी भी उसे किसी भी चीज़ की कमी आने ना दी, तो इस छोटी-सी बात के लिए उसका दिल क्यों दुखा दूँ? खैर ऐसा सोचकर मैं दिया के गले लग गई। जैसे ही दिया रूम से बाहर चली गई, मेरी आँखें अपने आप बंद होने शुरू हो गई और मैं जैसे बेहोशी के हालात में जाने लगी। गहरी नींद ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मैं कुछ भी ना बोल पाई और उठ भी ना पाई और अपने बिस्तर पर पता नहीं किस हालात में ही सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही मैंने देखा कि मेरे हालात रोज़ाना की तरह ही थे। मेरे कपड़े मेरे बदन से पर नहीं थे और मेरा पूरा बदन कपड़ों की जगह कंबल से ढका हुआ था। और आज तो मेरे शरीर पर खरोंचे के निशान भी थे। आखिर ये खरोंचे के निशान कहाँ से आ गए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। पूरे शरीर मेरा इतना भारी हो रखा था कि मुझे अपने बिस्तर से खड़े होने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे-तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और दिया के लिए खाना तैयार कर दिया। उसके बाद जब दिया कॉलेज के लिए निकल गई तो मैंने झट से लैपटॉप निकाला और उसमें सब कुछ देखने लगी। उसके बाद जो मैंने कैमरे के अंदर देखा उसे देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई। मैं खुद को जैसे-तैसे सँभाल ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? भगवान ने वैसे ही मेरे ऊपर इतने जुल्म कर दिए। अब ये कौन-सा नया जुल्म था जो सहना बाकी था। मैंने देखा कि मेरे कमरे में 2 लड़के आते हैं और मेरे पूरे बदन से कपड़े उतार कर मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं और मुझे जानवरों की तरह नोच रहे होते हैं। लेकिन मैं तो इससे मस भी नहीं हो रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह पड़ी थी और वो दोनों लड़के मेरे बदन को नोचते हुए मुझे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़के अंदर आए कैसे? मैं तो सोने से पहले पूरे घर को अच्छी तरह बंद करके सोती हूँ, लेकिन अब जो शक की सुई थी वो सीधी दिया के ऊपर जा रही थी, क्योंकि उसके अलावा तो घर में कोई और था ही नहीं।
लेकिन दिया भी मेरी तरह एक लड़की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन अब तो पूरी सच्चाई दिया के मुँह से ही पता चल पाएगी। मैं गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई। मुझे दिया के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे कॉलेज में जाकर ही घसीटते हुए घर पर लेकर आऊँ। उसने मेरे प्यार का इतना बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने उसे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार किया। इतने दुखों को झेल कर भी उसकी पढ़ाई-लिखाई में कमी ना आने दी। उसकी हर एक डिमांड को पूरा किया। लेकिन उसने ये सब किया। अब पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं दिया के आने का वेट करने लगी। शाम को जब दिया कॉलेज से घर वापस आई, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में घसीटते हुए ले जाने लगी। दिया बोली, भाभी क्या हो गया है आपको? आप ऐसा क्या कर रही हैं मेरे साथ? तभी दिया को मैंने अपने बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और वह लैपटॉप दिखाते हुए बोली कि ये सब क्या है? तभी दिया बहानेबाजी करने लगी कि मुझे क्या पता ये सब क्या है और मुझे ये सब क्या क्यों दिखा रही हो और ये आपके साथ 2 लड़के कौन हैं? तभी मैंने दिया को खींचकर एक थप्पड़ दे मारा और बोली कि ज़्यादा भोले बनने की नाटक मत करो मेरे सामने, सच बता तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी दिया की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वह कहने लगी कि भाभी मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। दरअसल कॉलेज में लड़कियां हर रोज़ नए-नए कपड़े पहन कर आती थीं और हर रोज़ महँगी-महँगी पार्टी करती थीं, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं होता था। तभी सभी लड़कियाँ मेरा मज़ाक बनाने लगीं कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने के भी पैसे नहीं हैं। तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना आपको धंधे में डाल देती हूँ, क्योंकि शरेआम तो आप धंधे में जाने वाली हो नहीं, इसलिए मैंने धोखे से आपको धंधे में डालना चाहा और उसके बाद जो पैसे आते उसकी उनसे मेरी कॉलेज में अपनी शान बढ़ा दी थी। जब से मैं कॉलेज में ज़्यादा पैसे लेकर जाने लगी, तब से लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती थी और मेरी हर बात मानती थी। अपने इस मान को बढ़ाने के लिए मैंने अपना जुर्म बढ़ाती गई और पाप करती रही। तभी मैंने दिया से कहा कि तुम ये सब करती कैसे थी? तभी दिया ने कहने लगी कि भाभी मैं अपने हाथ के ऊपर बेहोशी की दवा लगा कर लाती थी और जब मैं आपके गले से मिलती थी तो अचानक से आपके नाक के पास से हाथ ले जाती, जिससे वह दवा आप सूंघ लेती थी और आप बेहोश हो की हालत में चली जाती थी। वो बेहोशी की दवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसे लेने के बाद 12 से 13 घंटे तक इंसान होश में चाह कर भी नहीं आ सकता। फिर मैं बाहर आकर अपने हाथ धो लेती, फिर कुछ लड़के आपसे संबंध बनाते और फिर वह लड़के मुझे ढेर सारे पैसे देकर चले जाते। जब इतने सारे पैसे आने लगे तो मेरा मन में और ज़्यादा लालच बढ़ गया और मैं ये काम रोज़ाना करवाने लगी। मैंने सोचा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सवेरे जब आप उठेंगे तो आपको भारी वज़न लगेगा और आप सोचेंगे कि हो सकता है कि थकावट के कारण है। मैंने ये ज़रा भी नहीं सोचा था कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा और रही बात आपके शरीर पर कपड़े ना होने की, तो मैं उन लड़कों को कहती थी कि आपको वापस से कपड़े पहना दें, लेकिन वो लोग आपको कभी भी कपड़े पहनाकर वापस नहीं जाते थे। आपको उसी हालत में छोड़ जाते थे। अब तो मुझे खुद भी पर भी शर्म आ रही थी कि मैं ऐसी ननद की भाभी हूँ, जो इतना गिर सकती है। तभी दिया हाथ जोड़ते हुए बोली कि भाभी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी झूठी शान के लिए ये सब कर बैठी। तभी मैंने दिया को धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इन हालातों में पहुँच जाऊँगी। मैं बार-बार रोहित से माफ़ी माँग रही थी कि मैं आपकी बहन को नहीं सँभाल पाई। वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी, जिसका मैं ज़रा भी ख़्याल ना कर पाई। मैंने दिया के लिए इतना कुछ किया था। मैंने रोहित के जाने के बाद जब से काम करना शुरू किया था, उसके बाद जितने भी पैसे बनते थे, वो सब दिया के ऊपर ही लगा देती थी। खुद के लिए मैंने आज तक कभी एक जोड़ी साड़ी भी ना ली थी। मैंने सोचा कि दिया की किसी भी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन मेरे इसी प्यार का दिया ने गलत फ़ायदा उठाया और उसने मेरे साथ इतनी बड़ी हरकत कर दी, जो करने से पहले इंसान 100 बार सोचता है। मुझे दिया पर बार-बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अगर उसे पार्टी करनी थी तो वह मुझसे तो कहती, मैं उसे कहीं से भी पैसे लाकर देती, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त कर लेती। लेकिन उसने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा और अपने ही दिमाग से सब कुछ कर डाला। उसने मेरी इज़्ज़त के साथ-साथ मेरे विश्वास को भी ख़राब कर दिया था। मैं चाह कर भी दिया के
माफ़ नहीं कर सकती थी। अब तो मैं जितना हो सकता था उतना ही दिया से दूर रहने लगी, लेकिन दिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह इस गलती का बार-बार पश्चाताप कर रही थी। फिर मुझे दया आ गई कि रोहित के बारे में ख़्याल आ गया कि वह जहाँ कहीं भी होगा उसकी आत्मा ज़रूर दुखी हो रही होगी। फिर मैंने दिया को माफ़ कर दिया और उसे एक सही रास्ते पर लेकर आई। उसके बाद दिया ने अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा ली। अब हमारे घर का सुधार पूरी तरह हो चुका था। दिया ने गलती करके अपने आप को सुधार लिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।